नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम सागर शर्मा एडवोकेट। मेरा चैनल है सागर अनाड़ी, जो आप सभी लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। मैं सिंगर हूं, लेखक हूं और एक सलाहकार भी हूं, विधिक सलाहकार, अधिवक्ता भी हूं, वकील। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही बेहतरीन चीज़, यानी सोचने योग्य वाली चीज़ है। अगर जो मैं जिस तरीके से वीडियो आज से शुरू कर रहा हूँ, ये अगर हाई स्कूल इंटर के बच्चे देखेंगे तो कन्फर्म जो है, देखेंगे सुनेंगे जो भी करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उनको अनुकरण करना, कन्फर्म मान के चलिए कि वो हाई स्कूल इंटर पास हो जाएंगे। उसके लिए जो है तो मैं आज बताऊंगा मुंशी प्रेमचंद के बारे में। मुंशी प्रेमचंद की क्या उपलब्धियां थी। तो सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद की एक छोटी सी कहानी को बयां करते हैं। उसके बाद अगले एपिसोड, अगले वीडियो में उनकी कृतियों के बारे में, फिर उनकी लेखनी के बारे में बताएंगे। तो आज मैं ये मंत्र कहानी की बात करता हूँ, जिसमें एक छोटी सी सारांश दे दें, उसके बाद कहानी बताएंगे। जिसमें एक डॉक्टर चड्ढा रहते हैं और बहुत अमीर थे। उनके अंदर एटीट्यूड बहुत था और वो गोल खेलने के लिए भगत के लड़के को जो है काफ़ी तेज़ी से बुखार होता है और वो दवा नहीं देते हैं गोल खेलने के लिए कि हम जा रहे हैं खेल खेलने के लिए। और लास्ट तक वो लड़का जो है, भगत का लड़का, मर जाता है। वहीं पे देखिए, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बार डॉक्टर चड्ढा, डॉक्टर साहब के बच्चे को सांप काट लिया और वही भगत आके उसको बचाता है। तो किस तरह की कहानी है। कहानी में ऐसे ऐसे शब्द हैं, ऐसे मार्मिक चीज़ें हैं कि आप दौड़ा के, क्लिक करके दौड़ा के मत देखिएगा प्लीज़। 3 दिन में देखिएगा, 2 दिन में देखिएगा, सुनिएगा, लेकिन कहानी को सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि इसके बाद मैं जो है इसको अभिनय के तौर पर ले चलूँगा। छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके मैं इस मंत्र को अभिनय यानी नाटक के रूप में बनाऊँगा, एक घंटे का वीडियो। तो आप लोग देखिएगा। फिलहाल अभी मैं कहानी को बयां करता हूं, तो आइए लेकर चलते हैं आप सभी को मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र की ओर। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे, क्योंकि डॉक्टर चड्ढा को गोल्फ बहुत पसंद था। उनके हॉस्पिटल के बगल में मोटर कार सामने खड़ी थी। अचानक देखते हैं कि 2 कहार एक डोली लिए, एक आगे एक पीछे आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक काफी बूढ़ा व्यक्ति और काफी निर्धन दिख रहा था। एक लाठी के सहारे लाठी टेकता हुआ चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। चिक का मतलब है खिड़की। खिड़की से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय सा हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर साहब अमीर थे और उनके घर में टाइल्स और मार्बल बाकायदे लगा हुआ था। तो बूढ़ा व्यक्ति डर रहा था पैर रखने के लिए। कोई, उसको लग रहा था कि कोई घुड़क न दे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर बूढ़े व्यक्ति को इतना हिम्मत नहीं था कि वो कुछ कह पाता है, कुछ कहने की साहस भी नहीं थी। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, डॉक्टर चड्ढा, कौन है?
क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीज को नहीं देखते हैं। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, छल छल आंसू आंख से निकल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उसके लड़के की जिंदगी और मौत का सवाल है, और इसके पहले एक लड़का खत्म हो चुका था, ये अंतिम लड़का था। सॉरी, एक नहीं और कई लड़के, विस्तार से बताएंगे बाद में। बूढ़े की आंसू रुक नहीं रही थी। पगड़ी उतार करके माथा टेकते हुए बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोला है। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, डॉक्टर चड्ढा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए बोला, बूढ़ा व्यक्ति, हुजूर एक निगाह देख तो लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही बस एक लड़का है हुजूर। हम दोनों आदमी पति पत्नी रो रो कर मर जाएंगे सरकार। आपकी बढ़ती हुए दीन बंधु, एक बार नजर उठा के देख लीजिए। डॉक्टर ऐसे हुखड़ू देहाती यहां प्रायः रोज आया करते हैं। डॉक्टर चड्ढा ने कहा, ऐसे उखड़ू देहाती यहां रोज प्रायः आया करते हैं, हमें खेलने के लिए जो है दिक्कत करते हैं। हम आज नहीं देखेंगे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना भी कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते ही रहेंगे, किसी की भी सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा, सॉरी, चिक का मतलब पर्दा होता है, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। मोटर बाहर निकालकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा। बूढ़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूं, संसार में कोई नहीं है। बाबूजी, एक बार मेरे बच्चे को देख लीजिए बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, डॉक्टर चड्ढा, कल सवेरे आना, सवेरे सवेरे, मैं जा रहा हूं। ऐसा कहते हुए निकल गए। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल, बिल्कुल आबाद रह गया। मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसी भी मनुष्य होते हैं जो अपने अमोद प्रमोद के आगे किसी की भी नहीं सुनते हैं और किसी की भी जान चली जाए उनके लिए कोई परवाह नहीं करते। शायद इसका अब भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है। इसका
मर्दभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को समाप्त करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। दोस्तों, एक मिनट, पुराने जमाने में कितना मजा आता था जब कोई आता था सुबह बुलाने के लिए, चलो भैया मड़ई उठाए दे। किसी की लाश में जाने का शौक था, मड़ई उठाने का शौक था, छप्पर जाकर बांधने का शौक था, लाश को कंधा देने का शौक था। अब धीरे धीरे उसको, बूढ़े व्यक्ति को लग रहा है कि हाय राम, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जब तक बूढ़े को डॉक्टर साहब की मोटर दिखाई दी तब तक वह उसी जगह पर खड़ा रहा और एक टकटकी लगाए हुए मोटर की तरफ ताकता रहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद डॉक्टर साहब अब भी लौट आए, शायद अब भी लौट आए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराशा होकर वह डॉक्टर चड्ढा के आसपास था। इतनी बड़ी तारीफ सुनी थी डॉक्टर साहब की, आज वह हताश निराश होकर वहां से जा रहा है। और वह डॉक्टर चड्ढा के बाद वह किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गया और अपना मत्था ठोक करके, अपना किस्मत ठोक करके पुनः अपने घर की ओर चला गया। और उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था, इसी का मुंह देखकर वो जीते थे। एक अंतिम चिराग था। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात आ गई। ऐसा लगा कि जीवन भाए भाए करने लगी। बुढ़ापे की लाठी था वह 7 साल का लड़का। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में अंतरस्वर में रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब धन मान सम्मान वैभव पैसा खूब कमाया, लेकिन इसके साथ अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक साधारण बातें थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को लज्जित करती थी। डॉक्टर साहब इतने शौकीन थे। उनके हर एक काम का नियत समय था। इस नियत से वह जो भी न आगे जाते थे न पीछे जाते थे, न टलते थे। बहुत लोगों को हमने देखा है कि स्वास्थ्य का देखभाल तब करते हैं जब वो रोगी हो जाते हैं, पर डॉक्टर साहब अपने स्वास्थ्य का देख रेख खान पान धन दौलत के साथ जैसे कमाते गए वैसे करते चले गए। इसलिए आज भी 50 साल की उम्र में वो 50 साल के नहीं दिखते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इस नियम से परिचित थे और अधीन थे। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरा कोई भी संतान न हुए। इसलिए श्रीमती चड्ढा भी जवान, खूबसूरत, मासूम, भोली भाली दिखती थी।
लड़की का तो विवाह कर चुके थे, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला बड़ा ही उदार और विनयशील था। विद्यालय में पढ़ता था। विद्यालय की गौरव युवक समाज की शोभा मुखमंडल से तेज सी छलकती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह है, अर्थात जिसे हम मॉडर्न भाषा में बर्थडे कहते हैं और हमारी भाषा में, भारतीय भाषा में जन्मदिन है। तो आज डॉक्टर चड्ढा के बेटे का 20वां जन्मदिन है। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम, एक तरफ कॉलेज के छात्र अर्थात शहर के बड़े बड़े लोग आए थे, रईस से लेके तमाम तरीके के लोग आए थे। कॉलेज के छात्र भी आए थे, कुछ छात्राएं भी आई थी और सभी लोग जो है अलग अलग मूड में बैठे थे और कुछ लोग जो है भोजन भी कर रहे हैं। डेकोरेशन इतना बढ़िया किया गया था कि बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा हो गया था। थोड़ी थोड़ी बाजा बज रहे थे। छोटा सा प्रहसन यानी खेलने की तैयारी भी थी। प्रहसन कैलाश नाथ ने स्वयं लिखा था। कैलाश नाथ यानी डॉक्टर चड्ढा का इकलौता बेटा, जिसका आज जन्मदिन है। वही मुख्य एक्टर भी था। उस नाटक का किरदार का मेन, जिसको लीड रोल कहते हैं, उसका मेन मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव मित्रों की सेवा खातिरदारी में लगा हुआ था। कोई पुकारता कैलाश कैलाश तो उधर देखता, तो कभी कैलाश कैलाश इधर देखता। कैलाश जरा इधर तो आओ, कैलाश जरा इधर जाओ, कैलाश उधर जाओ। एक मित्र कह रहा है, कैलाश का दोस्त जो कैलाश के साथ पढ़ता था, अरे कैलाश क्या इधर नहीं आओगे, उधर ही रहोगे? तब तक दूसरा मित्र बोला, अरे कैलाश जरा इधर मेरे पास बैठो। तब तक तीसरा, इसी तरीके से कुछ मित्र उसे छेड़ भी रहे थे। कैलाश बेचारे को जरा दम मारने की भी फुर्सत नहीं है। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, मृणालिनी का मतलब कैलाश की वह स्कूल की प्रेमिका है, उसका नाम मृणालिनी है और कैलाश उसे पर्सनल इनवाइट किया था कि प्लीज़ हमारे जन्मदिन में मृणालिनी आना, और मृणालिनी आई हुई है। तो वही मृणालिनी कह रही है कि अरे कैलाश तुम्हारा सांप कहाँ है? आज बड़ा ही अच्छा मौका है, बड़ा ही अच्छा दिन है। कम से कम तुम्हारे सांप के बारे में हम जाने कि तुम सांप कैसे पकड़ते हो। कैलाश को सांप पकड़ने की बहुत अद्भुत जानकारी थी और बहुत शौकीन था सांप का। तो कैलाश ने कहा कि देखो मृणालिनी, हाथ मिलाते हुए और कहा, मृणालिनी इस वक्त तुझे मैं सांप नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम में मैं तुम्हें अपना सांप दिखा दूंगा बाकायदे बखूबी से। मृणालिनी ने आग्रह की, नहीं तुझे दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानूंगी। नहीं नहीं कैलाश, मैं आज सांप देखूंगी, मुझे सांप दिखा दीजिए प्लीज। तुम रोज कल कल करते हो और मुझे टाल देते हो।
मृणालिनी ने आग्रह किया, क्योंकि वो उसकी प्रेमिका थी। बट अब कैलाश क्या करे, कैलाश न इधर की सोच पा रहा है और न उधर की सोच पा रहा है, क्योंकि कैलाश और मृणालिनी दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में बंधे हुए थे। कैलाश को सांपों के पालने का बहुत बड़ा ही शौक था। उसने खाली एक कोबरा ही नहीं, बहुत तरह तरह के सांप पाले हुए थे। उसे सांप पालने का बहुत बड़ा शौक था। उनके स्वभाव व चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में एक मार्के का सांप को विद्यालय में ले जाकर सारे बच्चे बच्चियों, छात्र छात्राओं, टीचर बंधु के सबके सामने वह नचाया भी था। यह देखकर सभी लोग काफी कैलाश से प्रभावित थे। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे, देखकर कैलाश को सांप नचाने वाला सिस्टम। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। वो सपेरा सांपों की जड़ी बूटी भी देता था, जमा करता था। उसका शौक था उसको इतना पता चल जाता था कि किसी व्यक्ति के पास सांप की जड़ी बूटी है या उसे कुछ जानकारी है, तो वह उसे रात भर नींद नहीं आती थी। सुबह होने पे वह तुरंत दौड़ कर जाता था और उस व्यक्ति से कुछ न कुछ वह सीखता रहता था। सांप और जड़ी बूटी के चक्कर में कैलाश हजारों रुपए फूंक चुका था, सीखने और सिखाने के चक्कर में, देखने और दिखाने के चक्कर में। अब यहां बात आती है मृणालिनी की, जो बार बार प्रेमिका होने के नाते आग्रह कर रही है। कई बार आ चुकी थी, पर ऐसा आग्रह उसने कभी नहीं की थी। सांपों को देखने का आग्रह उसने कभी नहीं की थी, लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा आग्रह कर रही है सांप को देखने के लिए। काफी उत्सुकता बिल्कुल जाग गई थी। वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका सा दिख रहा था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे, और रात का समय उन्हें छेड़ा जाना अच्छा है या बुरा है, या सांप को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी ख्याल नहीं था। मृणालिनी को उसने फिर एक बार आग्रह किया, प्लीज कैलाश, मुझे सांप दिखा दो ना प्लीज। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। देखो, इस वक्त अच्छी तरह से दिखा भी न पाऊंगा और तुम पूरी तरह से देख भी नहीं पाओगी, इसलिए कल सुबह आना। कल सुबह सांप दिखाने के बाद हम दोनों पढ़ने लिखने के लिए चल देते हैं। थैंक यू। लेकिन वह इस बात को नहीं मानती है। तब तक एक महाशय ने, कैलाश के दोस्त ही थे, व्यंग्यात्मक भाषा में तान कस करके छेड़ करके कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए टाल मटोल कर रहे हो। मित्र ने कहा, नहीं नहीं मैडम, हरगिज न मानना, आज सांप देखना जरूर। देखते हैं कैलाश बाबू कैसे नहीं दिखाते हैं सांप। दूसरे महाशय ने एक और तेजी से तीर चलाते हुए कहा और चढ़ाया। कैलाश को गोविंद भी कहते थे लोग, तो वही दूसरा कह रहा है कि अरे मिस गोविंद, इतनी सीधी साधी भोली भाली हैं, तभी तो आप
टाल मटोल कर रहे हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं। कोई दूसरी सुंदरी होती तो अजी बड़े मुस्कुरा कर दिखाते। तब तक तीसरे मेहमान ने तीर छोड़ते हुए कहा, अरे भैया यही समझ लो कि कोई दूसरा प्रेमी प्रेमिका होते, अगर इस तरीके से बात वो करते, सांप ओप के दिखाने की बात करते तो वो तुरंत दिखा देते और अपनी जान उस पे न्यौछावर करते। तो मृणालिनी काफी तेजी से उस व्यक्ति की तरफ देखी, मूड़ी घुमाते हुए, और फिर शांत हो गई। मृणालिनी ने देखा कि ये सुहदे जो हैं आए हुए हैं, ये जो है कैलाश को पेड़ पे चढ़ा रहे हैं। तो वो जो है बोली और कही, मृणालिनी ने कहा कि आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती हूँ। चलो, मैं तो इसी तरीके से कह रही थी। ओके। इस पर मित्रों ने खूब जोर से ठहाका लगाया और हंसा, उसका मजाक उड़ाया और कहा, डायलॉग मित्रों का, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर कोई दिखाए भी तो कैसे। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लग रहा था। ज्यों ही भोजन पानी प्रतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबों के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया, जिसको बीन टाइप का होता है। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांपों को निकालने लगा और धीरे धीरे करके एक एक सांपों को निकालने लगा और वह दिखाने लगा। ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात को सुन रहे थे, समझ रहे थे। वो सांप इस तरीके से कैलाश की ओर देख रहे थे। वह किसी को उठा लेता था, तो किसी को सहलाने लेता था, तो किसी को गर्दन में डाल लेता था, किसी को हाथ में लपेट लेता था। मृणालिनी बार बार मना करती थी कि उसे गर्दन में न डालो, दूर से ही देखो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लपटा हुआ देखकर उसकी जान जाती थी। वो काफी डर रही थी और पछता रही थी कि मैंने सांप को देखने का आग्रह क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा। मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला को बिल्कुल बखूबी वह प्रदर्शित कर रहा था, दिखा रहा था। ऐसा अवसर शायद उसे कभी न मिलता। वह कब चुकता, कब झुकता, कब बोलता, इतने फुर्ती लिए हुए कब क्या करता, वह खुद नहीं समझ पा रहा था। तब तक एक और उसके मित्र खड़े थे, गांव के मित्र थे। उन्होंने एक और जोर से ताना बाना कसते हुए कुछ हंसकर कहा, ही। मुझे तो लग रहा है भैया कि इसका दांत तोड़ दिए हैं कैलाश बाबू। कैलाश ने हंसकर कहा, नहीं दोस्त, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है,
मैंने किसी सांप का दांत नहीं तोड़ा है, कहिए तो दिखा दूं। यह कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और सांप को दिखाते हुए बोला कि मेरे पास इससे बड़ा कोई और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाएगा, इसकी लहर भी नहीं आएगी, इसके काटने का कोई मंत्र भी नहीं है, इसके दांत दिखा दूं। ऐसा कहते हुए उसने दांत दिखाने के लिए सांप का मुंह फाड़ना चाहा। तब तक मृणालिनी ने कहा, नहीं कैलाश, तुम ऐसा मत करो। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूं, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज, मुझे सांप नहीं देखना है, चलो। लेकिन जो ताने बाने कसने वाले कुछ दरिद्र टाइप के लोग होते हैं, तो एक और उसका दोस्त बगल खड़ा था, बोला, दोस्त क्या थे, वो दुश्मन ही थे एक तरीके से। देखो, मुझे तो विश्वास नहीं होता, लेकिन तुम कह रहे हो तो मानना पड़ेगा। फिर एक ताना बाना कस दिया। तो कैलाश ने सांप की गर्दन जकड़कर कहा, ऐसे ऐंठ कर जकड़ते हुए पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देख कर ही मानिए। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचेगी, तो वह उसे हरगिज न काटेगा। मृणालिनी ने देखा कि कैलाश पर सांपों का भूत सवार है। उसने यह तमाशा न करने के लिए काफी प्रेरित किया, कहा कि मत करिए, मत दिखाइए। लेकिन कैलाश माना नहीं, क्योंकि मृणालिनी पहले भी कैलाश को काफी प्रेरित कर चुकी थी सांप दिखाने के लिए। मृणालिनी ने कहा, अच्छा भाई, अब यहां से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी गा गा कर। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेगा, यह सोचते हुए वह वहां से नहीं गया। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह भी सारी तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। सांप यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर मेरा मालिक, मेरा आका मुझसे क्या चाहता है। इसे शायद यह भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहता है। शायद सांप ने यही सोचा कि आज मेरा मालिक मुझे मार डालना चाहता है, अतः वह आत्मरक्षा के लिए, सांप आत्मरक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोले, कैलाश ने कहा, जिन सज्जनों को शक हो वो आकर के दांत देख लें। आप लोगों को विश्वास आया, अब भी आया कि नहीं आया कि कुछ शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए और प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह नहीं हो पाया, कोई भी संदेह नहीं था। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने
सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहूं क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगलियों से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की ओर दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी बूटी रखी हुई थी। वह खुद रखा हुआ था, जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू चक्कर हो जाता था। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में खबर हुई। डॉक्टर साहेब घबराकर दौड़े, फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधे और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे, वह जड़ी बूटी नहीं मानते थे। वह उंगली का डसा हुआ सांप का उंगली का आधा भाग उंगली का वह काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी बूटी पर काफी विश्वास था। उसने कहा कि नहीं पापा, दवा से ही ठीक हो जाएंगे। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी बूटी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। ओठों पर ढीलापन दौड़ने लगा, यहां तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ कहता था, तो कोई घबरा कर दौड़ता हुआ आया तो कोई बिल्कुल आश्चर्यचकित में देख रहा है। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली से लेप किया। 1 मिनट और बीता कि कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा चलाने का इशारा किया। मां रोती गिड़गिड़ाती हुई दौड़कर उसका सिर अपनी गोदी में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, डॉक्टर चड्ढा ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है बाबू? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, मगर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब, क्या जड़ी कुछ असर नहीं करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कुछ कहना चाहा, बट कुछ कह नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर अपना कहा, क्या बताऊं मृणालिनी, मैं इसकी बातों में आ गया। नहीं तो मैं नस्तर काट दिया होता तो कुछ न कुछ जबरदस्त फायदा हुआ होता। अब तो नस्तर काटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा ना होगा। स्क्रीन पर 30 मिनट दिखाना है। ऐसा कुछ इशारा डॉक्टर साहब ने किया। अब यहां कैलाश की स्थिति काफी नाजुक होती चली जा रही थी। आधा घंटे तक यही बस हाल रहा तो कैलाश की दशा और बिगड़ जाएगी, और बिगड़ती चली ही जा रही थी। यहां तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन सी हो रही थी। नाड़ी का कहीं पता ही नहीं रहा।
मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया, अफरा तफरी हो गया, रोने धोने की आवाज आने लगी। मृणालिनी एक और सिर लटकाते हुए रूंधे गले से कुछ कहना चाहती थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया और आराम से बैठा दिया। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर चड्ढा नस्तर अपनी गर्दन में ही मार लेंगे। उसी में से एक महाशय बोले, कोई मंत्र से विष उतारने वाला मिले तो संभव हो सकता है, अभी भी शरीर में जान है, बबुआ बच सकता है। तो एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया कि उसने कहा कि मंत्र में बहुत ताकत है, मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। मंत्र तो ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं, ऐसे ऐसे मंत्र वाले हैं कि कब्र में से लाश को जिला देते हैं, ऐसे ऐसे वाकई मंत्र वाले हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, अरे मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नस्तर अगर लगा देता, थोड़ी सी उंगली काट देता तो यह नौबत नहीं आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो, सांप न पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए किसी झाड़ फूंक करने वाले को, अब आप ही लोग बुलाइए, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ पा रहा है कि हम क्या करें। मेरा सब कुछ ले लो, मेरा सब कुछ ले लो भैया, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांध कर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। भगवान के लिए आप लोग किसी को भी बुलाइए, जल्दी बुलाइए। एक महाशय का किसी मंत्र वाले से परिचय था, तो वो दौड़ करके गया और बुलाया कि भैया थोड़ा सा डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप काट लिया है, आप देख लीजिए। वह बहुत तेजी से आया, घर में प्रवेश किया, देखा, देखते ही मंत्र पढ़ने की, चलाने की उसमें हिम्मत नहीं हुई, साहस नहीं हुई, वह कुछ नहीं कर पाया। एक मंत्र वाला बोलता है कि सरकार अब क्या हो सकता है, जो कुछ होना नहीं चाहिए था वो सब कुछ हो चुका है। डॉक्टर चड्ढा रोते हुए, आंसू गिराते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, अरे नहीं वैद्य जी, ऐसा मत कहिए, हम किसके सहारे जिएंगे। माँ बाप ने बेटे का चेहरा तक नहीं देखा है। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो जाएंगे। जीवन के नृत्यमय वाटिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वही हो गया। वहां वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी। एक निःशब्द बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। मनोरंजन के सामान आए हुए थे, मगर जहां हास्य की ध्वनि थी, होनी चाहिए थी, वहां अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। वाह क्या समय था।
अब वहीं पे अगले चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि शहर में कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बूढ़िया दोनों रहा करते हैं। काफी गरीब, इतनी गरीबी है कि कुछ कहना ही नहीं है, कितनी बड़ी गरीबी है। रात का सीन है, गरीबी का सीन है। अंगीठी के सामने बैठकर जाड़े की रात काट रहे हैं बूढ़ा और बुढ़िया। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता हुआ बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले हुए आग की ओर ताक रही थी। क्योंकि वस्त्र बहुत कमजोर था, आग ही उन दोनों की जीवन थी। ठंड का महीना था। इसी कोठरी में एक चूल्हा भी था। मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक कर जल रही थी। घर में न तो चारपाई थी और न ही बिछौना था। एक किनारे थोड़ी सी पुआल थी, जिसे देहात भाषा में पुआल पाला गया था। बुढ़िया दिन भर उपलें और सूखी सूखी छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियां बटोर कर लाई थी और वही लकड़ियां बाजार में बेच करके कुछ खाने पीने की चीज लाया करती थी। और बूढ़ा नारियल वाला रस्सी और सन पेटुआ वाला रस्सी बनाकर बाजार में बेच आता था और उसी पैसे से अपने को कुछ तंबाकू गांजा वगैरह वगैरह कुछ लाता था, कुछ खाने पीने की चीज लाता था। यही दोनों का दिन भर का काम था, यही दोनों की दिनचर्या थी और यही दोनों का काम था और यही उसका जीविकोपार्जन था। उन दोनों को जैसे किसी से कोई अब मतलब ही नहीं रह गया था। न कभी ने उन दोनों को हंसते हुए कोई देखा और न ही किसी ने उन दोनों को रोते हुए देखा। अब उनके जैसे जीने की तमन्ना ही खत्म हो चुकी थी। अब बुढ़िया ने पूछा कल के लिए अपने बूढ़े से कि कल के लिए पगहा के लिए सन तो है कि नहीं, काम क्या करोगे? कल के लिए पगहा बनाने के खातिर सनई अगर नहीं है तो बताइए, नहीं तो कल काम क्या करोगे? तो बूढ़ा भगत बोला। भगत ने कहा, जाकर झगड़ू साहब से 10 सेर सन उधार उठा लाऊंगा। तो बुढ़िया ने कहा, उसके पहले के पैसे तू दिए हैं कि नहीं झगड़ू साहब को, कि उधार मांगने चले जाएंगे? भगत ने कहा, न दे दूंगा, न दे दूंगा, मैं कहीं भागे थोड़ी जा रहा हूं। भगत ने कहा कि अगर साहू ने देगा तो देगा, अगर नहीं देगा तो घास जिंदाबाद, मैं घास काट करके पेट पालेंगे। बूढ़ा और बूढ़ी दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे। तब तक दरवाजे पर किसी ने जोर से आवाज लगाई, भगत, ओ भगत, भगत। बट दोनों ने ठीक तरह से सुनी नहीं। फिर उसने आवाज लगाई, भगत क्या सो गए हो? जरा किवाड़ तो खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिया। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, अरे कुछ सुना है?
डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया है। भगत ने चौंक कर कहा, क्या? चड्ढा बाबू के लड़के को सांप काट लिया है? अरे वही चड्ढा बाबू ने जो बगल में रहते हैं, छावनी के बगल में। हाँ हाँ भाई, उन्हीं के लड़के को सांप ने काट लिया है। हाँ हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। अगर मंत्र से तुम उनके लड़के को बचा दोगे ना, तो तुम्हें कुछ न कुछ इनाम भी देंगे और धन पैसा खाने वाले खाना पीना से धन धान्य कर देंगे। जाओगे? बूढ़े भगत ने कठोर भावों से सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना है। यह बूढ़ा भगत और बुढ़िया वही है जिसका लड़का डॉक्टर चड्ढा के दरवाजे पे दवा के बिना तरस करके मर गया था, और डॉक्टर चड्ढा ने उस बच्चे को देखा तक नहीं था, सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए चले गए थे, बट उस लड़के को देखे नहीं। वही बूढ़ा है, वही बूढ़ा भगत है। विद्यार्थियों, इसको ध्यान से समझिए, वही बूढ़ा भगत है। भगत ने कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला टल जाए। वही डॉक्टर चड्ढा है, मैं खूब जानता हूं। भैया को लेकर उन्हीं के दरवाजे पे गया था, लेकिन वह खेल खेलने में ही बिजी थे। खेल खेलने के लिए जा रहे थे और मेरे लल्ला को देखे तक नहीं। पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। अब पता चलेगा कि बेटा क्या होता है। कई लड़के हैं। आदमी, अरे नहीं नहीं, उनके पास कई लड़के नहीं हैं, उनके पास तो बस एक ही लड़का है, इकलौता लड़का है। सुना है सब ने जवाब दे दिया है। फिर बूढ़ा भगत बोलता है, भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। तो आदमी ने कहा कि तब भगत जी आप नहीं जाएंगे? देखिए, जो मैंने सुना था वो आपसे कह दिया, अब जाना न जाना ये आपकी मर्जी है। भगत ने कहा, अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा न? भैया तुम जाओ, आज तो मैं चैन की नींद सोऊंगा। और भगत बुढ़िया की तरफ देखते हुए बुढ़िया से कहा, जरा तमाकू दे दो बुढ़िया, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को सारी साहबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया ना? जहां मेरे 6 बच्चे चले गए थे, मर गए थे, वहीं एक बच्चा और मर गया। यही कि मेरा राज सूना हो गया, बस इतना ही ना। अरे डॉक्टर चड्ढा उसी के वास्ते न सबका गला दबा दबा कर जोड़े थे। अब क्या होगा, क्या करेंगे अब? लेकिन उनसे एक न एक दिन हाल चाल पूछने जरूर जाऊंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिया और चीलम पर तंबाकू रख करके कस पे कस लगाए जा रहे हैं। वहीं पे बुढ़िया ने कहा कि अरे भगत, इतनी रात को ठंडी पाला में कौन जाएगा?
भगत ने कहा, अरे दोपहर ही होता तो मैं न जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं न जाता। भूल नहीं गया हूं कि हमारे लल्ला पन्ना की मूरत आज भी आंखों में फिर रही है। इसी निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं था। क्या मैं न जानता था कि वह बचेगा कि नहीं बचेगा। डॉक्टर चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से क्या भला होता या बुरा होता। थोड़ा सा एक बार देख लेते तो कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाती। बड़ा डॉक्टर साहब का नाम सुना था कि बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इसीलिए तो भाग करके उनके पास चला गया था। एक दिन जरूर जाऊंगा और डॉक्टर साहब से पूछूंगा, कहिए डॉक्टर साहब क्या रंग है। दुनिया हमें बुरा कहेगी तो कहे, हमें कोई परवाह नहीं है, बट मैं डॉक्टर साहब का हालचाल लेने एक दिन जरूर जाऊंगा। भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था कि उसे सूचना मिली कि किसी के बच्चे को सांप काट लिया है और वह जो है नहीं जा रहा है। नहीं, ऐसा 80 साल की उम्र में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सांप काटने के बाद कोई दरवाजे पे आए चाहे न आए, खाली भगत को मालूम हो जाए, पता चल जाए कि सांप काट लिया है फलाने व्यक्ति को, तो भगत बिल्कुल जाएंगे और झाड़ फूंक करके उसको सही करेंगे। बट उसके लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो नहीं जा रहा है। चाहे माघ पूस की रात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे दोपहरिया की तपन हो, चाहे बरसात हो, चाहे जो हो, लेकिन भगत सांप काटे हुए व्यक्ति को बचाने के लिए घर से निकल पड़ता था। ऐसा सिद्धांतवादी भगत था। सावन भादों की चढ़ी बढ़ी हुई नदी नाले को फांदता तैरता हुआ किसी भी तरीके से आर पार करके वह सांप के काटे हुए व्यक्ति को बचाने में सफल रहता था। सैकड़ों ऐसे निराश व्यक्तियों को उसने अपने मंत्र से जीवन दान दे दिया था। ऐसा था भगत। पर वह आज यह खबर सुनकर एक पैर अपना बाहर नहीं निकाल पा रहा है, बल्कि वह सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा कि भगत तंबाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए हैं। महाजन नहीं दे रहा था, कैसे कैसे गिड़गिड़ा पिगड़ा के मैं लाई हूं। और यह कहती हुई बुढ़िया लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई। कुप्पी यानी दीपक, एक होता है पुराने जमाने का कुप्पी जैसा होता है। कुछ देर बुझाने के बाद खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत में लेट गया। पर यह सांप वाली खबर उसके हृदय पर जैसे बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था कि उसकी कोई चीज खो गई है। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे सारे कपड़े गीले पड़े हों, पैरों में कीचड़ लग गए हों, जैसे उसके मन में कोई बैठ सा गया है, जैसे उसका दिल बार बार उसे धिक्कार रहा है, जैसे उसे घर से बाहर निकलने के लिए कोई कुरेद रहा है। बुढ़िया थोड़ी ही देर में खर्राटा लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं, बट वह बूढ़ा सोया नहीं है। तब भगत एकाएक उठा और अपनी लाठी, छोटी सी लाठी उठाई और टेकते हुए धीरे से
दरवाजा खोला ताकि बुढ़िया को पता न चले कि हम दरवाजा खोल के बाहर जा रहे हैं। तब बुढ़िया ने पूछा, कहां जा रहे हो? बूढ़ा भगत ने कहा, कहीं नहीं, देखता हूं कितनी रात है। तो बुढ़िया ने कहा, अभी बहुत रात है, सो जाओ। भगत ने कहा, नींद नहीं आ रही है बूढ़ी। ठीक है। फिर बुढ़िया बोली, नींद काहे को आवेगी, मन तो डॉक्टर चड्ढा के घर पर लगा हुआ है तुम्हारा। तो भगत ने कहा, चड्ढा ने तो मेरे साथ कौन सा नेकी कर दिया है, कौन सा अच्छा कर दिया है कि मेरा मन वहां लगेगा, और मैं वहां जाकर उसके बेटे को मंत्र पढ़ करके बचा दूंगा। ना ना, मैं नहीं जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, बुढ़ऊ, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं, उठे तो आप इसी इरादे से हो। भगत ने कहा, नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूं मैं ऐसा पागल नहीं हूं कि जो मेरे लिए कांटे बोए और मैं उसके लिए फूल बोऊंगा। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर के बैठ गए। उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज की तरह गूंज रही थी। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब करना घातक था, प्राण घातक था। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर न हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। चौकीदार बोला, कैसे उठे भगत, आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहां, देखता था कि अभी कितनी रात है और कितने बजे हैं। चौकीदार ने कहा, 1 बजा होगा और क्या, अभी तो ही मैं थाने से आ रहा हूं। तो चौकीदार ने कहा कि मैं रास्ते से आ रहा था तो देखा डॉक्टर चड्ढा के बंगले पर काफी भीड़ लगी थी और उसके बच्चे को सांप काट लिया था। एक ही लड़का था, शायद अब वो मर भी गया होगा। शायद तुम चले जाओ भगत तो शायद उसका प्राण बच जाए, वरना बहुत ही मुश्किल है। सुना है कि डॉक्टर चड्ढा अपनी पूरी संपत्ति उस व्यक्ति को देने के लिए तैयार हो गए हैं और 10,000 रुपए इनाम तो नगद तुरंत देंगे। भगत ने कहा, मैं तो न जाऊं भैया, चाहे 10 लाख भी दें, मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना ही क्या है, कल को मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है, मेरे पास तो औलाद भी नहीं है। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी रहता है तो पैर रखता है कहीं और पड़ता है कहीं, शरीर पूरी तरीके से काबू नहीं है, अपने बस में नहीं है, और वह नशेड़ी कहता कुछ और है, हो कुछ और हो जाता है, जुबान से कुछ और निकलता है। वही हाल इस समय भगत का हो गया है। मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधीन न था, जिसने कभी भी मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे वह तलवार चलाने के लिए आतुर हो रहा है। भगत की लाठी खट खट करता हुआ लपकता चला जाता था। आगे की ओर देखते हुए धीरे धीरे चेतना रोकती थी, पर
उपचेतना ढकेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी रात निकल जाने के बाद भगत सहसा रुक गया। हिंसा ने क्रिया खेल खेल रही है। इतना दूर चला गया कि उसे पता ही नहीं चला जाड़े पाले की। जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ा, इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए और दोनों आपस में बातें करते चले आ रहे थे। पहला आदमी बोला, चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। दूसरा आदमी बोला, हाँ भैया सही कह रहे हो। भगत के कान में यह आवाज पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे उसके पांव न उठते थे। सर में दर्द इतना बढ़ गया था, कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे ऐसा हाथ कांप रहे थे, उसे ऐसा लग रहा था कि मानो अब मुंह के बल मैं गिर ही जाऊंगा। इस तरीके से वह जब 10 मिनट तक चला तो देखा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आने लगा। बंगले में बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी अब नहीं थी। भगत का कलेजा धक 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 करने लगा। कहीं मुझसे बहुत देर तो नहीं हो गई। उसके पैरों की गति और तेजी से हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी भी नहीं दौड़ा होगा जितना तेज आज दौड़ रहा है। उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मौत मेरा पीछा कर रही हो और इतने तेजी से वह बूढ़ा भाग रहा है बंगले की ओर। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए थे। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रह कर आकाश की ओर देख रहे थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में अंतिम संस्कार कर दिया जाए लाश का। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कि कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, दोनों गाल पिचका हुआ, पोपला मुंह, बाहें तक सफेद हो गई थी। लकड़ी के सहारे ऐसे ऐसे हाथ कांपता हुआ खड़ा था। डॉक्टर चड्ढा बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना। इधर 1 महीना तक शायद मैं किसी मरीज को देख नहीं पाऊंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूं बाबूजी, इसीलिए तो आया हूं। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए, मालिक की अब भी कोई न कोई मर्जी हो। तो डॉक्टर चड्ढा ने व्यथित स्वर से कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं। जो कुछ होना था वो हो चुका है। बहुतेरे झाड़ने फूंकने वाले आए, बट कुछ हुआ नहीं। सब देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या, ऐसा व्यतीत महसूस ही नहीं हो रहा था कि शायद अब उस पर कोई मंत्र काम करेगा। हाँ, बूढ़े पर डॉक्टर साहब को दया आ गई थी कि इतना दूर से आया होगा,
बेचारा, इसलिए ले चल करके अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा। भगत मुस्कुराते हुए बोले, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, वह नारायण अगर चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया उठ बैठेंगे, आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, जरा कहारों से कहिए कि पानी का व्यवस्था करें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलमा लिए पानी ला रही थी। मृणालिनी जो है वो कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी थी। जब एक मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सुंघा देता। इस तरह ना जाने कितने घड़े पानी कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंक कर आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में कैलाश ने अंगड़ाई ली और उसने पानी पीने के लिए इशारा किया। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर अपनी पत्नी नारायणी को गले लगा लिया और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी कि अब कैसी तबीयत है बाबू। चारों तरफ एक बार में यह खबर फैल गई। सारे मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो पड़े थे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता नहीं था। नौकरों ने कहा, अभी तो यही बैठे थे, पता नहीं कहां भगत जी, पता नहीं कहां वो चले गए, बूढ़ा व्यक्ति कहां चला गया। नौकरों ने कहा, अभी तो यही बैठे चीलम पी रहे थे, हम लोग तंबाकू देने लगे तो तंबाकू तक नहीं बूढ़ा ने लिया, अपने पास से तंबाकू निकाल कर भरा और पीना चालू किया। यहां तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था, मन में सोचते हुए कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाऊं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारी खैरियत नहीं है, बुढ़िया काफी डांटेगी। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने अपनी वाइफ नारायणी से कहा कि बूढ़ा न जाने कहां चला गया, एक चीलम तंबाकू का भी हकदार न हुआ। नारायणी ने कहा, मैंने तो सोचा था कि इसे कोई बड़ी रकम दूंगी, पर वो पता ही नहीं कि कहां चले गए। डॉक्टर चड्ढा ने कहा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार एक मरीज को लेकर आया था, मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने गोल्फ जा रहा था और उसी समय यह बूढ़ा व्यक्ति एक बच्चे को लेकर डोली में 2 कहारों के साथ आए और मुझसे आग्रह किए, चिक उठाकर मेरा पर्दा उठाकर आग्रह किए कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देख लीजिए, नहीं तो मेरे पास एक ही लड़का है, मेरा बच्चा मर जाएगा।
पर मेरे अंदर खेल का इतना बड़ा घमंड एटीट्यूड भरा हुआ था कि मैंने बूढ़े व्यक्ति के बच्चे को देखा तक नहीं, और मैं अपनी कार को लेके चला गया। बूढ़ा व्यक्ति, काफी देर तक मैं शीशे में देखता रहा कि बूढ़ा व्यक्ति एक टकटका लगाए हुए मुझे देख रहा था मेरी गाड़ी को, लेकिन मैं नहीं रुका क्योंकि मेरे अंदर खेल का नशा जो था, मेरे अंदर एटीट्यूड घमंड था, इसी की वजह से मैं नहीं देखा। और वही बूढ़ा व्यक्ति आज मेरे बच्चे को जीवन दान दिया है। उस दिन की बात याद करके मुझे इतनी ग्लानि हो रही है कि इसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह मैं जानता हूं। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा, और मैं कभी अब नहीं भूलूंगा और कभी अब किसी मरीज के सामने अब ऐसा नहीं करूंगा। मैं बूढ़े व्यक्ति के घर जाकर उसके पैरों में गिड़गिड़ाऊंगा, रोऊंगा, अपनी दया की भीख उससे मांगूंगा कि मुझे माफ कर दो, और वो मुझे माफ कर देंगे। तो दोस्तों, मेरा चैनल है सागर अनाड़ी। हाई स्कूल इंटर के बच्चों से एक निवेदन है कि यह कहानी जरूर सुने। इस कहानी से कम 15 से 20 नंबर का आपको फायदा होगा, और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपको इस कहानी से जीवन जीने की कला आपको मिलेगी कि जीवन को कैसा जिया जाए, कहाँ किस जगह पे किस चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आइए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और इस कहानी को एक ही दिन में मत सुनिए। इस कहानी को थोड़ा थोड़ा करके डाउनलोड कर लीजिए, या तो नेट से थोड़ा थोड़ा करके नेट से आप सुनिए। डाउनलोड करने में काफ़ी नेट आपका चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके 5 से 6 दिन सुनिए और बहुत मज़ा मिलेगा। और फिर मिलते हैं आपको नई कहानी लेकर के। और ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की है, मंत्र। और मैं मुंशी प्रेमचंद का बहुत भक्त हूँ, बहुत उनको मानता हूँ। मैं हिंदी से एमए हूँ और मैं पीएचडी के लिए भी परीक्षा दे चुका हूँ। एक अधिवक्ता हूँ, लेखक हूँ, गायक हूँ, राइटर हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।